हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम एक एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट जो इसके एनफोर्समेंट डेट है वो 25 अगस्त 1956 है। इसमें टोटल 13 सेक्शन है। जो माइनर पर्सन्स हैं, अगर उनको उनके जो वैसे तो बायोलॉजिकल गार्डियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वो उनके गार्डियंस होते हैं। बट इन केस उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो पर्सन का, माइनर का गार्डियन कौन होगा, ये चीजों के बारे में माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट डील करता है। अब इसकी प्रियम्बल क्या कह रहे हैं? एन एक्ट टू अमेंड एंड कोडिफाई सर्टन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप अमंग हिंदूज बी इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 7th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कि ये अमेंड कर रहा है और कोडिफाई कर रहा है। जैसे कि हमने पिछले एक्ट्स में भी बात की है कि कोडिफाई करना मीन्स कि जो चीजें अलग अलग जगह पे पड़ी थी, स्कैटर्ड पड़ी थी, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना इज कोडिफाई करना। और अमेंड करना क्यों? क्योंकि जो हिंदू लॉ में ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस बनी हुई हैं, या हिंदू जो हम रिलीजियस बेसिस पे कुछ लॉज हमारे पड़े हुए हैं, हमने उनको एक अच्छी फॉर्म देके प्रॉपर लॉ कॉडिफाई कर दिया है। तो ये अमेंड किया है और कॉडिफाई किया है सर्टन पार्ट्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप, और स्पेशली ये हिंदूज पे ही अप्लाई होता है। हिंदूज कौन है? हमने सेक्शन 2 में जैसे और एक्ट्स में पढ़ा था कि जो हिंदू बाय बर्थ है, बाय रिलीजन है, जिनकी ब्रॉट अप हुई है, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी नहीं है, ये 4 स्पेशली एक्सक्लूडेड किए हुए हैं। और सिख, बुद्ध, जैन, ये सब कुछ इंक्लूड किए हुए हैं हिंदू में। ठीक है, बाकी हम इन डिटेल आगे दोबारा से देखेंगे। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि इस एक्ट का नाम क्या होगा? द एक्ट में बी कॉल्ड एज द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। देखिए, पहले जम्मू एंड कश्मीर का प्रोविजन लिखा हुआ था, लेकिन वो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, उसके अकॉर्डिंगली हमने वो ये सारे एक्ट्स हैं वो सारे इंडिया पे अप्लाई करवाने शुरू करवा दिए हैं। एंड अप्लाइज ऑल्सो टू हिंदूज डोमिसाइल इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द सेड टेरिटरीज। जो कि मतलब इंडिया के बाहर की टेरिटरीज जिनमें कुछ हिंदूज रह रहे हैं और वो इंडिया की टेरिटरीज में इंक्लूड होते हैं, तो वो पर्सन्स भी, उन पे भी ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, और ये एक्ट है जो एक्ट टू बी सप्लीमेंटेड टू द एक्ट 8 ऑफ 1890। The provisions of this act shall be in addition to and not save as hereinafter expressly provided in derogation of the Guardian and Wards Act 1890। ठीक है, तो ये जो हमारा मेन एक्ट है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, हमने अब भी अगर कुछ हमें क्लियर नहीं है, ये सेक्शन 13 ही है इनमें दिए हुए, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उनमें कुछ चीज ऐसी है जो मिसिंग है, हमें उन चीजों के बारे में देखना है, तो हमने वहां पे रेफरेंस किसकी लेनी है? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ये जो एक्ट बनाया है माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, ये उसको सप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, उसको कंप्लीट कर रहा है। जो उसमें कमियां रह गई थी उनको कंप्लीट कर रहा है, ना कि हमने उसके अगेंस्ट जाके काम करना है। देखिए, वैसे हमने जो हम देखते हैं जो कोई भी एक्ट बनाया, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट है या कुछ भी है, उनमें क्या है कि अगर पहले से कोई एक्ट है उसकी प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी, अब इस एक्ट की प्रोविजंस अप्लाई होंगी। लेकिन ये जो एक्ट है इसकी प्रोविजंस अप्लाई होंगी ही होंगी। अगर उसमें कोई कमी पेशी है तो हमने इस एक्ट की रेफरेंस लेनी है। ये सप्लीमेंट कर रहा है उस चीज को। ठीक है, अब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, जो मैंने पहले बात की थी कि सिर्फ हिंदूज पे ही अप्लाई होगा, तो ये चीज बता रही है कि ये एक्ट सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई हो रहा है
और वो हिंदू की डेफिनेशन क्या है? टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन in any of its forms or developments, including a Visharva, लिंगायत और any follower of ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज। ठीक है, तो ये कोई भी पर्सन जो हिंदू बाय रिलीजन है, ठीक है, और इसकी किसी भी फॉर्म में या डेवलपमेंट, उन पे जो भी पर्सन है, ये विशर्वा मतलब जो विष्णु जी को मानते हैं, लिंगायत जो लिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, या ब्रह्मो प्रार्थना या आर्य समाज, कोई भी पर्सन है, उन सब पे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अप्लाई होगा। टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन, कोई भी पर्सन जो कि बुद्धिस्ट है, जैन है और सिख है बाय रिलीजन, उसको उस पे भी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप की प्रोविजंस अप्लाई होंगी। और टू एनी पर्सन domiciled in the territories to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi और Jew by religion। अब यहाँ पे क्या कह दिया कि हाँ, जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है और हमें ये पता है कि वो इन चारों धर्मों में से किसी धर्म का नहीं है, ना ही वो मुस्लिम है, ना ही वो क्रिश्चियन है, ना ही वो पारसी है, ना ही वो ज्यू है, देन उस पे हम हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की प्रोविजंस को अप्लाई कर देंगे। बट unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or uses as a part of the law, that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed। But हमने एक मोटी मोटी ये तो बात कर ली कि जो मुस्लिम, पारसी, जू और क्रिश्चियन नहीं है, उन पे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अप्लाई। बट अगर स्पेसिफिकली हमने कोई प्रोविजंस ऐसी दी हुई हैं जिस पे बताया गया कि इस एक्ट की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी, जैसे कि हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की हुई है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे हिंदू लॉ की, क्योंकि उनके जो ट्राइब्स हैं उनमें अपने उनके रीति रिवाज हैं, वो ही अप्लाई होते हैं, तो क्या कहते हैं, उन पे ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट वाला कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? अब हम हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन किस किस को कंसीडर करेंगे? कोई भी बच्चा, चाहे वो लेजिटिमेट है चाहे वो इलेजिटिमेट है, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख वगैरह हैं, या कोई भी पर्सन, बच्चा जो कि लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट चाहे कुछ भी है, जिसका एक पेरेंट हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख है और उसकी ब्रॉटअप एज अ हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख वगैरह के हिसाब से हुई है। अगर उसकी ब्रॉटअप, मान लो उनमें से एक पेरेंट हिंदू है, एक मुस्लिम है और उसकी बच्चे की ब्रॉटअप एज अ मुस्लिम हुई है, देन वो उस पे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगी, उस पे मुस्लिम लॉ की अप्लाई होंगी। जिस धर्म के हिसाब से बच्चे की ब्रॉटअप हुई है, उस पे उस धर्म की जो लॉ है वो अप्लाई होगा। ठीक है, एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू, जो कि कन्वर्ट या रिकन्वर्ट है इन धर्मों में, वो पर्सन पे हिंदू लॉ अप्लाई होगा। लेकिन सब क्लोज टू क्या कह रहा है? नॉट विद क्लोज टू क्या कह रहा है? Notwithstanding anything contained in subsection 1, nothing contained in this act shall apply to members of scheduled tribe। जो मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि इस एक्ट की कोई भी प्रोविजन शेड्यूल्ड ट्राइब पे अप्लाई नहीं होती। और शेड्यूल्ड ट्राइब का मीनिंग कहाँ दे रखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लोज 25 में दिया हुआ है। तो अगर कोई पर्सन शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करता है तो उस पे हम, चाहे वो हिंदू ही है, वो हमारे हिंदू गॉडेस वगैरह को मान भी रहे हैं, देन ऑल्सो अगर वो इस आर्टिकल की, इस क्लॉज की सारी प्रोविजंस को को पूरा कर रहे हैं और अब वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो उन पे, क्योंकि जो भी हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका अपना एक कल्चर है, अपने उनके जो भी रिलीजियस जो भी हैं वो अपने हिसाब से ही करते हैं, वो किसी लॉ के हिसाब से नहीं चलते। ठीक है, तो हम उन पे जबरदस्ती अपना लॉ नहीं एनफोर्स करवा सकते। टू क्लॉज ये क्या कह रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू रेनोकेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। अब यहाँ पे जो पौंडीचेरी की यूनियन टेरिटरी है, उसमें जो पर्सन्स हैं रेनोकेट्स, ठीक है,
उन पर्सन्स पे ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता। द थर्ड क्लोज क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज इफ इट इंक्लूडेड अ पर्सन हु दो नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन इज नेवरदलेस अ पर्सन to whom this act applies by virtue of the provisions contained in this section। कोई भी मतलब हिंदू में अगर कोई पर्सन हिंदू बाय रिलीजन नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि उस पे इस एक्ट की प्रोविजंस अप्लाई हो सकती हैं। मतलब ये पता है कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो ज्यू नहीं है, वो क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, और भी वो क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, लेकिन अब वो चाहे दो उसका रिलीजन नहीं है, मतलब हमें पता ही नहीं है उसका रिलीजन क्या है, तब हम उसको हिंदू कंसीडर करके उस पर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट की प्रोविजंस को अप्लाई करवा देते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 4 में हमने डेफिनेशन क्लोज दिया हुआ है। थर्ड में है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, तो मतलब वो किस पे अप्लाई होता है, वो हिंदूज पे अप्लाई होता है। सेक्शन 3 में हिंदू की डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन सेक्शन 4 में जो हमारा, जिसको हम यूजली इंटरप्रिटेशन क्लोज भी कहते हैं या फिर डेफिनेशंस, अगर मान लीजिए इस एक्ट में कहीं भी माइनर वर्ड यूज किया गया है, तो माइनर की डेफिनेशन हमने कहाँ से लेनी है, माइनर का मीनिंग हमने कहाँ से लेना है, जो यहाँ पे दिया। तो फोरक्लोज ए क्या कह रहा है, माइनर मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। जिस बंदे ने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की, वो क्या है, माइनर। गार्डियन क्या है, कौन पर्सन होता है, क्लोज बी क्या कह रहा है, गार्डियन कौन पर्सन होता है, अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ अ माइनर और हिज प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये माइनर गार्डियन किस चीज का है, माइनर के खुद का, मतलब माइनर की बॉडी का, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी का, या दोनों का, ठीक है। तो अब इस जो क्या कहते हैं गार्डियन होते हैं, वो कौन कौन से गार्डियन हो सकते हैं, ठीक है, वो नेचुरल गार्डियन भी हो सकते हैं, वो जो बाय विल पेरेंट्स ने अपॉइंट किए हैं वो गार्डियन भी हो सकते हैं, या फिर जिनको कोर्ट ने गार्डियन डिक्लेयर किया वो भी हो सकते हैं, और या कोई भी पर्सन जिसको कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अकॉर्डिंगली, कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैं जो, या किसी इनेक्टमेंट मतलब किसी भी लॉ के द्वारा हमने किसी पर्सन को एज अ गार्डियन कहा है कि ये पर्सन गार्डियन होंगे, वो भी गार्डियन हो सकते हैं। तो अब इसमें 4 कैटेगरीज ऑफ गार्डियन दिया हुआ है, जो कि नेचुरल होते हैं, मतलब बायोलॉजिकल गार्डियंस, या फिर पेरेंट्स में से किसी एक ने विल के थ्रू गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, या कोर्ट के थ्रू, या फिर लॉ के द्वारा किसी पर्सन को हमने गार्डियन माना हुआ है। वो 4 कैटेगरी वाले पर्सन गार्डियंस होते हैं। और क्लॉज सी क्या कह रहा है, नेचुरल गार्डियन कौन होंगे, जो सेक्शन 6 में मेंशन किए हैं। अब सेक्शन 5 क्या कह रहा है, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ दिस एक्ट, save as otherwise expressly provided in this act. Clause A. Any text, rule or interpretation of Hindu law or any custom or uses a part of that law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect with respect to any matter for the provisions is made in this act. जिस चीज के लिए स्पेसिफिकली इस एक्ट में प्रोविजंस बना दी गई हैं, तो अगर कोई भी टेक्स्ट, कोई रूल पहले से चल रहा था, ठीक है, या कोई कस्टम वगैरह, वो उस चीज का इफेक्ट सीज हो जाएगा और इस एक्ट की प्रोविजन अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। Any other law in force immediately before the commencement of this act shall cease to have effect in so far as inconsistent with any of the provisions contained in this। और अगर कोई भी ऐसा लॉ पहले से चल रहा है जिसकी प्रोविजंस इस एक्ट के अगेंस्ट हैं, वो भी इफेक्ट में रहना बंद हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा। लेकिन जो वार्ड्स एक्ट है, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है, उसकी प्रोविजन के साथ ये सप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। आज के लिए ये लास्ट सेक्शन करेंगे हम।
सेक्शन 6 नेचुरल गार्डियंस ऑफ हिंदू माइनर। हिंदू माइनर के नेचुरल गार्डियंस कौन होते हैं? आपके हिसाब से कौन होते हैं नेचुरल गार्डियंस? नेचुरल गार्डियंस वो होंगे जो हमारे पेरेंट्स होंगे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स हमारे नेचुरल गार्डियंस होते हैं। तो द नेचुरल गार्डियंस ऑफ हिंदू माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमने पहले किया था गार्डियन की डेफिनेशन, कि जो गार्डियन होता है वो माइनर की बॉडी के लिए भी हो सकता है, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है वो दोनों चीजों के लिए हो। तो कौन होगा? द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिंदू माइनर और इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स पर्सन एज वेल एज इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग हिज और हर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने प्रॉपर्टी के लिए गार्डियन की बात की, गार्डियन हो सकता है, बट इन केस अगर कोई पर्सन की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में उसका इंटरेस्ट वेस्टेड है, तो वहां पे उस प्रॉपर्टी का गार्डियन कौन होता है? वो फैमिली का कर्ता होता है, ठीक है। वहां पे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं प्रॉपर्टी के गार्डियन होंगे, ठीक है। आर इन द केस ऑफ बॉय और अनमैरिड गर्ल, अगर लड़का है या अनमैरिड लड़की है, उस केस में नेचुरल गार्डियन कौन होगा? सबसे पहले फादर, उसके बाद मदर, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज प्रोवाइजो है, provided that the custody of minor who has not completed the age of 5 years shall ordinarily be with the mother। अब यहाँ पे हमने गार्डियनशिप नहीं ट्रांसफर की, पहले जो 5 साल तक का बच्चा है, क्योंकि उसको नरिशमेंट की जरूरत होती है, उसको नर्चर करने के लिए मदर के साथ की जरूरत होती है, तो वहां पे बच्चे की कस्टडी होगी तो मदर के पास, लेकिन जो बच्चे का गार्डियन है, चाहे वो लड़का है चाहे वो अनमैरिड लड़की है, वहां पे जो बच्चे का गार्डियन है वो फादर है, लेकिन 5 साल तक के बच्चे की जो कस्टडी है वो मदर के पास रहेगी। तो इससे क्या टेक्स्ट निकलता है कि बच्चों का जो लेजिटिमेट बच्चे हैं उनका जो गार्डियन, नेचुरल गार्डियन होता है सबसे पहले फादर। इन केस फादर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में मदर होती है। लेकिन वही इसमें कुछ कंडीशंस है, मतलब अगर फादर हिंदू नहीं रहा, या फिर वो रहा ही नहीं इस दुनिया में, या फिर वो हिंदू नहीं रहा, अगर वो है तो वो हिंदू नहीं रहा, या उसने कन्वर्ट कर लिया है किसी और रिलीजन में, या फिर उसने दुनिया को रिनाउंस कर दिया, तो उस केस में क्या है, उस केस में फिर उसकी मदर हो जाएगी गार्डियन, मतलब फादर नहीं रहेगा। ऐसे ही इलेजिटिमेट बॉय या इलेजिटिमेट बच्चों के लिए पहले मदर नेचुरल गार्डियन होती है, उसके बाद फादर। और अगर कोई मैरिड गर्ल है, ठीक है, तो उसका गार्डियन कौन होता है? उसका हस्बैंड, ठीक है। Provided that no person shall be entitled to act as the natural guardian of minor under the provisions of this act। अगर कोई पर्सन गार्डियन है, ठीक है, वो तो होगा, लेकिन कोई ऐसा पर्सन गार्डियन होने, क्योंकि ये हिंदू लॉ है, हिंदूज पे अप्लाई होता है, अगर कोई पर्सन इफ ही हैज सीज्ड टू बी हिंदू, अगर वो हिंदू ही नहीं रहा, तो फिर वो गार्डियन कैसे बन सकता है? तो वहां पे जो सेकंड पर्सन है वो गार्डियन बन जाएगा। और if he has completed and finally renounced the bird by becoming a hermit or ascetic। अब यहाँ पे क्या है कि अब उसने दुनिया को त्याग दिया, वो या तो सन्यासी बन गया या उसने वानप्रस्थ। वानप्रस्थ क्या है? पहले के टाइम पे होता था कि एक एज के बाद में हमारे धर्मों में, हमारे एज में हमारी जिंदगी को 4 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है, जिसमें वानप्रस्थ भी एक भाग था। एक एज के बाद जब हमने सारी अपने जो संसारिक जो जिम्मेदारियां अगर पूरी कर ली होती थी, तब क्या करते थे, वो जो एज्ड पर्सन थे वो पहले वन में चले जाते थे, ताकि अब वो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकें। तो या तो उन्होंने वानप्रस्थ अपना लिया, या फिर वो सन्यासी बन गए, ठीक है। तो इस केस में भी जो मान लीजिए फादर है, फादर सन्यासी बन गया, तो अब उसके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो वो उनके नेचुरल गार्डियन कौन बन जाएगा? उनकी मदर, ठीक है।
अब इस केस में जो एक्सप्रेशन है, हमने यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन फादर और मदर यूज किए हैं वो स्टेप फादर और स्टेप मदर नहीं इंक्लूड होते हैं, ठीक है, सिर्फ नेचुरल गार्डियंस ही इंक्लूड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।